डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 वेक्टर डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स का न्यू टॉपिक है। आपने इससे पहले वेक्टर्स एंड स्केलर्स के बारे में पढ़ा होगा। इसी तरह आपको स्केलर फंक्शंस एंड वेक्टर फंक्शंस के बारे में भी पता होगा। तो स्केलर फंक्शन और वेक्टर फंक्शन के दरमियान जो फ़र्क है वो मैं एक दो स्टेटमेंट्स में दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि स्केलर फंक्शन जो है उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। जिस तरह एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 2 इस तरह का फंक्शन जो आपने डिफ़ाइन किया फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी, तो वो फंक्शन जो था वो एक स्केलर फंक्शन था। वेक्टर फंक्शन के कंपोनेंट्स होते हैं। अगर मैं एक फंक्शन डिफ़ाइन करूँ एफ ऑफ टी इक्वल टू टी अलॉन्ग आई प्लस टी पावर 2 अलॉन्ग जे, तो ये फंक्शन एक वेक्टर फंक्शन होगा क्योंकि इसके टू कंपोनेंट्स हैं, एक अलॉन्ग द ith डायरेक्शन है और दूसरा अलॉन्ग द jth डायरेक्शन है। तो ये मेजर फ़र्क आपको पता होना चाहिए वेक्टर फंक्शन और स्केलर फंक्शन के दरमियान। इसके बाद यहाँ पे हमने अभी स्टडी करना है कि एक वेक्टर फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जिस बुक को फॉलो कर रहे हैं, शाम आउटलाइंस ऑफ थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स ऑफ वेक्टर एनालिसिस एंड एन इंट्रोडक्शन टू टेंसर एनालिसिस, इसका चैप्टर नंबर 3 है वेक्टर डिफरेंशिएशन। आप अगर इसमें देखें तो हमारे पास सबसे पहले है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर्स। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर्स को कैलकुलेट करने से पहले आप रिकॉल करें कि एक स्केलर फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। तो हमारे पास वहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल रूल है जो डिफ़ाइन करता है कि इफ़ वी हैव फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देन dy by dx will be equal to limit delta x approaches to 0 f at x plus delta x minus f of x whole divided by delta x। तो ये जो मैंने एक्सप्रेशन अभी यहाँ पे आपको बताया है, आप इसे रिकॉल कर सकते हैं। ये फर्स्ट प्रिंसिपल रूल है स्केलर फंक्शंस के डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे चूँकि हमने वेक्टर फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो इसलिए यहाँ पे हम सबसे पहले टॉपिक देखेंगे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स ऑफ वेक्टर्स के। हमारे पास अगर सिंपल वेक्टर फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेट कैपिटल आर ऑफ यू बी अ वेक्टर डिपेंडिंग ऑन अ सिंगल वेरिएबल यू। तो हमारे पास वेक्टर फंक्शंस एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पे भी डिपेंड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे स्टार्ट में कंसिडर कर रहे हैं ऐसा वेक्टर फंक्शन जो कि एक सिंगल स्केलर वेरिएबल u पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो हमारे पास एवरेज चेंज का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह है, डेल आर डिवाइडेड बाई डेल यू इज़ इक्वल टू आर ऑफ यू प्लस डेल यू माइनस आर ऑफ यू होल डिवाइडेड बाई डेल्टा यू। तो यहाँ पे अगर हम इस वेक्टर की एवरेज चेंज को कैलकुलेट करें तो वो कुछ इस तरह की फॉर्म होगी। आप इसे ज्योमेट्रिकली भी यहाँ पे देख लें। यूजुअली हमारे पास ये जो आर ऑफ यू वेक्टर फंक्शन होता है ये एक पोजीशन वेक्टर होता है। तो यहाँ पे ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और फाइनल पोजीशन इसकी ये जहाँ पे इसका हेड है यहाँ पे है आर ऑफ यू। और हमारे पास एक और इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट करने से मींस डेल्टा यू ऐड करने से हमारे पास न्यू वेक्टर आया आर ऑफ यू प्लस डेल्टा यू। अगर हम यहाँ पे आर ऑफ यू के हेड को ज्वाइन करें आर ऑफ यू प्लस डेल्टा यू के हेड के साथ, तो हमारे पास ये एक ट्रायंगुलर शेप बनती है। और अगर हम वेक्टर एडिशन के थ्रू कैलकुलेट करें तो हमारे पास यहाँ पे डेल्टा आर की वैल्यू है आर ऑफ यू प्लस डेल्टा यू माइनस आर ऑफ यू। तो आप देख सकते हैं कि आर ऑफ यू प्लस डेल्टा आर विल बी इक्वल टू आर ऑफ यू प्लस डेल्टा यू। दैट मीन्स डेल्टा आर इज़ इक्वल टू आर ऑफ यू प्लस डेल्टा यू माइनस आर ऑफ यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेयर डेल्टा यू डिनोट्स एन इंक्रीमेंट इन यू, तो हमने इसी इंक्रीमेंट के थ्रू न्यू वेक्टर डिफ़ाइन किया था आर ऑफ यू प्लस डेल्टा यू। तो ये हमारे पास जो डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा यू वाला एक्सप्रेशन है ये किसे रिप्रेजेंट करता है, ये एवरेज चेंज को रिप्रेजेंट करता है। अब हमने जब ऑर्डिनरी डेरिवेटिव डिफ़ाइन करना होगा वेक्टर फंक्शन का, तो उसमें
आप रिकॉल करें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को, तो उस केस में क्या होगा, हम दोनों वेक्टर्स को एक दूसरे के बिल्कुल करीब ले आएंगे, मींस आर ऑफ़ यू को और आर ऑफ़ यू प्लस डेल्टा यू, इन दोनों को एक दूसरे के करीब ले आएंगे। तो वो कैसे हम करीब लेके आ सकते हैं, जब हम इंक्रीमेंट को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो कर दें, मींस हम डेल्टा यू पे लिमिट अप्लाई करें, लिमिट डेल्टा यू अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ द वेक्टर आर ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू द स्केलर यू इज़ गिवन बाय dr by du is equal to limit delta u approaches to 0 delta r divided by delta u। तो हमने क्या किया, हमने एवरेज चेंज जो थी उस पर लिमिट अप्लाई कर दी डेल्टा u approaches to 0। तो हमारे पास वेक्टर फंक्शन के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल रूल बन गया है कि लिमिट डेल्टा u approaches to 0 r of u plus delta u minus r of u whole divided by delta u will give the first derivative of the vector function capital R provided that this limit exists। तो हम इस लिमिट को जब कैलकुलेट करेंगे तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती होगी तो फिर हम कहेंगे कि वो क्वांटिटी हमारे पास डेरिवेटिव है वेक्टर फंक्शन का। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखें तो कहा जा रहा है सिंस डी आर बाई डी यू इज़ itself a vector depending on u we can consider its derivative with respect to u। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो डेरिवेटिव है डी आर बाई डी यू, ये ख़ुद u का फंक्शन है, तो हम इसे दोबारा विद रिस्पेक्ट टू u भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मीन्स हमारे पास जब फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाता है तो हम उसके बाद हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें अगर हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना हो डी टू आर बाई डी यू टू, तो ये हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, ये हम डी आर बाई डी यू को विद रिस्पेक्ट टू u अगेन डिफ्रेंशिएट करें तो फिर हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। तो आप यहाँ पे इसी डेफिनेशन से, ये जो ऊपर डी आर बाई डी यू की डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसके थ्रू ही डी टू आर बाई डी यू टू की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ लिमिट लिख सकते हैं। वो क्या होगी, वो होगी लिमिट डेल्टा यू अप्रोचेस टू ज़ीरो डी आर बाई डी यू एट यू प्लस डेल्टा यू माइनस डी आर बाई डी यू एट यू होल डिवाइडेड बाय डेल्टा यू। तो इस तरह से हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हम दोबारा विद रिस्पेक्ट टू यू डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास डी थ्री आर बाई डी यू क्यूब आ जाएगा। और ये अगर प्रोसेस कंटिन्यू रखें तो हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आइडिया था वेक्टर फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन का। इसके बाद ये आइडिया है स्पेस कर्व का। तो मैं ये भी आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि हमारे पास स्पेस कर्व क्या होती है। यहाँ पे आप देखें कि स्पेस कर्व को कुछ इस तरह डिफ़ाइन किया हुआ है, इफ़ इन पार्टिकुलर आर ऑफ यू इज़ द पोजीशन वेक्टर आर ऑफ यू स्मॉल आर ऑफ यू joining the origin O of a coordinate system and any point x, y, z in the space, then r of u equal to x of u along I plus y of u along j plus z of u along k, and specifications of the vector function r of u defines x, y and z are functions of u. As u changes, the terminal point of r describes a space curve having parametric equation x equal to x of u, y equal to y of u and z equal to z of u। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास जो वेक्टर फंक्शन है वो कुछ इस तरह का हो कि उसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पे हो और उसका टर्मिनल पॉइंट वो स्पेस के अंदर किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा हो, आर्बिट्री पॉइंट x, y, z। तो ऐसा फंक्शन उसे अगर हम इस फॉर्म में लिखें r of u equal to x of u along I plus y of u along j plus z of u along k, तो ये जो फंक्शन है ये ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेगा एक कर्व को, उस कर्व को हम स्पेस कर्व कहते हैं। ये चीज़ आप माइंड में रखें कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि x, y और z ये तीनों एज अ सिंगल पैरामीटर एक्सप्रेस किए हुए हैं, मीन्स u की फॉर्म में एक्सप्रेस किए हुए हैं। तो ये कर्व की प्रॉपर्टी होगी कि वो एज अ सिंगल पैरामीटर रिप्रेजेंट की जा सके, तब हम उसे स्पेस कर्व कहेंगे। तो यहाँ पे अगर हमारे पास स्पेस कर्व है R जिसके कंपोनेंट्स हैं x, y और z, वेयर x इज इक्वल टू x ऑफ u, y इक्वल टू y ऑफ u एंड z इक्वल टू z ऑफ u,
then delta r by delta u equal to r of u plus delta u minus r of u whole divided by delta u is a vector in the direction of delta r. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो एवरेज चेंज है डेल्टा आर बाई डेल्टा यू, ये किसे प्रेजेंट कर रही है, ये आर ऑफ यू प्लस डेल्टा यू माइनस आर ऑफ यू होल डिवाइड बाई डेल्टा यू, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन कौन सी है, इसकी डायरेक्शन कहा जा रहा है कि वो डेल्टा आर की डायरेक्शन है। तो हम ज्योमेट्री के थ्रू देखते हैं कि क्या इसकी डायरेक्शन डेल्टा आर की डायरेक्शन बनती है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वेक्टर है आर ऑफ यू और दूसरा वेक्टर है आर ऑफ यू प्लस डेल्टा यू, और ये जो क्वांटिटी है ये डेल्टा आर है। डेल्टा आर किसकी इक्वल है, आर ऑफ यू प्लस डेल्टा यू माइनस आर ऑफ यू। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो फर्स्ट वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन से जो इसका फाइनल पॉइंट है वो है x, y, z। तो इसकी करस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी जो नेक्स्ट वेक्टर है आर ऑफ यू प्लस डेल्टा यू, तो इसका भी यहाँ पे एक पॉइंट होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है, ये इस पॉइंट से भी पास हो रही है x, y, z, और नेक्स्ट पॉइंट से भी पास हो रही है। तो आप यहाँ पे अगर देखें तो डेल्टा आर बाई डेल्टा यू ये है एवरेज चेंज, और हमें पता है कि जो एवरेज चेंज होती है वो ज्योमेट्रिकली किसके साथ रिलेट करती है, वो स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन उसके साथ रिलेट करती है। तो यहाँ पे अगर ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट हो और ये सेकंड पॉइंट हो, तो इनमें से पास होने वाली जो लाइन है इसे हम सेकंड लाइन कहते हैं, और इसकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी, वो डेल्टा आर बाई डेल्टा यू होगी। तो इसका मतलब ये है डेल्टा आर बाई डेल्टा यू की डायरेक्शन कौन सी होगी, वो इस लाइन की डायरेक्शन होगी, सेकंड लाइन की, और वो सेकंड लाइन यहाँ पे जो बनी हुई है उस पे ही वो वेक्टर लाई कर रहा है जो कि डेल्टा आर है। इसका मतलब ये है कि डेल्टा आर की डायरेक्शन और डेल्टा आर बाई डेल्टा यू की डायरेक्शन सेम है। आई होप आपने इस बात को पिक कर लिया होगा। इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि इफ़ लिमिट डेल्टा यू approaches to 0, delta r by delta u equal to dr by du exists, then limit will be a vector in the direction of the tangent to the space curve at x, y, z, and is given by dr by du equal to dx by du along I plus dy by du along j plus dz by du along k। तो अगर हम यहाँ पे डेरिवेटिव कैलकुलेट करें r का विद रिस्पेक्ट टू u, तो हमें लिमिट अप्लाई करनी होगी डेल्टा u अप्रोचेस टू 0। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो ये जो डेरिवेटिव होगा मींस डी आर बाई डी यू जो होगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग द टेंजेंट। जिस तरह आप स्केलर फंक्शंस की फॉर्म में भी पढ़ चुके हैं कि वहाँ पे जो डेरिवेटिव होता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन उसे रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे भी केस कुछ इसी तरह का है कि हमारे पास यहाँ इस पॉइंट है x, y, z जो पॉइंट है, इस पे जो टेंजेंट लाइन होगी उसकी स्लोप रिप्रेजेंट होगी थ्रू द डेरिवेटिव ऑफ द वेक्टर फंक्शन r। और यहाँ पे ये जो डेरिवेटिव है ये फिर किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, हमने डी आर बाई डी यू जब कैलकुलेट करना है तो हम r के हर कंपोनेंट को विद रिस्पेक्ट टू u डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा डी आर बाई डी यू इक्वल टू डी एक्स बाई डी यू अलॉन्ग आई प्लस डी वाई बाई डी यू अलॉन्ग जे प्लस डी जी बाई डी यू अलॉन्ग के। तो ये हमने एक स्पेस कर्व का डेरिवेटिव कैलकुलेट किया और हमने देखा कि उसका जो डेरिवेटिव है वो अलोंग द टेंजेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखें कि कहा जा रहा है इफ़ u इज़ द टाइम t, अगर u जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो अगर टाइम हो t, तो फिर डी आर बाई डी टी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। डी आर बाई डी टी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा with which the terminal point of r describes the curve। तो यहाँ से एज अ रिज़ल्ट जो डी आर बाई डी टी का टर्मिनल पॉइंट होगा वो जैसे जैसे t इंक्रीज़ करेगा हमारे पास वेलोसिटी की कर्व बनती जाएगी। इसी तरह अगर हम v को अगेन डिफ्रेंशिएट करें t से, तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा डी वी बाई डी टी, जिसे हम r की फॉर्म में लिख सकते हैं डी टू आर बाई डी टी टू। तो ये रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन अलोंग द कर्व। आई होप आपको यहाँ से आइडिया हो गया होगा कि वेलोसिटी किस तरह कंप्यूट होती है और एक्सेलरेशन किस तरह कंप्यूट होता है, और ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि हमने जिन क्वांटिटीज़ का
डेरिवेटिव लिया वो भी वेक्टर क्वांटिटीज़ थी, इसलिए वेलोसिटी भी वेक्टर है और एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। इसके बाद हम देखते हैं कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो यहाँ पे कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का आइडिया अच्छी तरह समझने के लिए स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि स्केलर फंक्शंस की कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। तो मैं यहाँ पे उस बात को रिकॉल कर देता हूँ जो आपने सेकंड ईयर में पढ़ी थी कॉन्टीन्यूटी के लिए, कि कॉन्टीन्यूटी एट अ पॉइंट डिफ़ाइन करते हैं और हम कहते हैं कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है x इक्वल टू a, तो उस पॉइंट पे एक फ़ंक्शन कब कॉन्टीन्यूस होगा, जब उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे डिफ़ाइंड हो। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि उस फंक्शन की लिमिट एट दैट पॉइंट एग्जिस्ट करे। और थर्ड कंडीशन ये है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट इज़ इक्वल टू द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो फिर हम कहते हैं कि उस स्केलर फंक्शन की लिमिट, उस स्केलर फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी एग्जिस्ट करती है एट दैट पार्टिकुलर पॉइंट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अ स्केलर फंक्शन फाई ऑफ यू इज कॉन्टीन्यूस एट यू इफ लिमिट डेल्टा यू अप्रोचेस टू 0 फाई ऑफ यू प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू फाई ऑफ यू। Equivalently, phi of u is continuous at u if for each positive number epsilon we can find some positive number delta such that phi of u plus delta u minus phi of u whole absolute is less than epsilon whenever delta u absolute is less than delta। तो यहाँ पे पहले हम इस चीज़ को समझेंगे कि ये पहले बात कर रहा है स्केलर फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी की। तो हमारे पास पॉइंट है u, हमने जब उसकी कॉन्टीन्यूटी को चेक करना है, फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी को चेक करना है एट u, तो हमारे पास ये कंडीशन है कि लिमिट डेल्टा u अप्रोचेस टू 0 फाई ऑफ u प्लस डेल्टा u इज़ इक्वल टू फाई ऑफ u। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम फाई जो फंक्शन है, जो कि u का फंक्शन है, उसमें अगर कुछ इंक्रीमेंट ऐड करें तो क्या होगा, फाई ऑफ u प्लस डेल्टा u की लोकेशन चेंज हो जाएगी। वो फाई ऑफ u से थोड़ा सा लेफ़्ट राइट अप डाउन या किसी और साइड पे रोटेट भी हो सकता है, ट्रांसलेट भी हो सकता है। यहाँ पे वो कहता है कि जब ये चेंज आप कर लें तो उसके बाद अगर उस फंक्शन पे हम लिमिट अप्लाई करें डेल्टा यू अप्रोचेस टू 0, तो वो क्या करे, ये लिमिट दोबारा फंक्शन को वापस उसी की हालत में ले आए, 5u बना दे। तो इसका मतलब ये होगा कि वो फंक्शन कॉन्टीन्यूस है एट पॉइंट u, वो फंक्शन कॉन्टीन्यूस है एट पॉइंट u। क्योंकि अगर किसी जगह डिसकॉन्टीन्यूटी होगी तो आप कभी भी उस फंक्शन को वापस अपनी पोजीशन में नहीं ला सकेंगे, क्योंकि डिसकॉन्टीन्यूटी कहाँ पे होती है, जब या तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हो या जंप हो। तो जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो आप कॉन्टीन्यूसली वापस उस लोकेशन पे नहीं आ सकेंगे। इसलिए ये जो बात मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये ज्योमेट्रिकल आइडिया है, लेकिन इस इक्वेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर फंक्शन में आप इंक्रीमेंट कर दें डेल्टा यू का और उसके बाद लिमिट अप्लाई करें तो वापस फंक्शन मिल जाए फाई ऑफ यू, तो इसका मतलब ये होगा कि फंक्शन फाई ऑफ यू कॉन्टीन्यूस है एट यू। और इसे हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, हम कहते हैं कि हम ऐसा एप्सिलॉन कैलकुलेट कर लें अगेंस्ट अ गिवन डेल्टा कि जो इस इनइक्वालिटी को होल्ड करे कि फाई ऑफ यू प्लस डेल्टा यू माइनस फाई ऑफ यू होल एब्सोल्यूट इज़ लेस दैन एप्सिलॉन, कि इन दो के दरमियान जो डिस्टेंस है वो लेस है एप्सिलॉन से, प्रोवाइडेड डेल्टा यू एब्सोल्यूट इज़ लेस दैन डेल्टा। तो इसका भी ज्योमेट्रिकली वही मतलब है जो हमने यहाँ पे ऊपर पहली डेफिनेशन में देखा। तो अब हम आते हैं वेक्टर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को देखते हैं। अ वेक्टर फंक्शन r of u equal to r1 of u I plus r2 of u j plus r3 of u along k is called continuous at u if the three scalar functions r1 of u, r2 of u and r3 of u are continuous at u, or if limit delta u approaches to 0 r of u plus delta u is equal to r of u. Equivalently, capital R of u is continuous at u if for each positive number epsilon we can find some positive number delta such that
आर ऑफ यू प्लस डेल्टा यू माइनस आर ऑफ यू एब्सोल्यूट इज़ लेस दैन एप्सिलॉन व्हेनेवर डेल्टा यू एब्सोल्यूट इज़ लेस दैन डेल्टा। यहाँ पे अगेन वही बात है जो हमने स्केलर फंक्शंस की फॉर्म में देखी थी कि हर वेक्टर फंक्शन के साथ एसोसिएट कर रहे होते हैं कुछ स्केलर फंक्शंस। यहाँ पे जो कैपिटल आर वेक्टर फंक्शन है उसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं स्केलर फंक्शंस R1, R2 और R3। तो सिंपली अगर कहा जाए तो कैपिटल R ऑफ U वेक्टर फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा एट U अगर इसके करस्पॉन्डिंग R1, R2 और R3 स्केलर फंक्शंस ये कॉन्टीन्यूस हों एट U। और इससे हम मैथमेटिकली इस तरह भी लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा यू अप्रोचेस टू ज़ीरो आर ऑफ यू प्लस डेल्टा यू इक्वल टू कैपिटल आर ऑफ यू। और इससे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं आर ऑफ यू प्लस डेल्टा यू माइनस आर ऑफ यू होल एब्सोल्यूट इज़ लेस दैन एप्सिलॉन व्हेनेवर डेल्टा यू एब्सोल्यूट इज़ लेस दैन डेल्टा। तो ये हमारे पास कॉन्टीन्यूटी है वेक्टर फंक्शन की। इसके बाद कहा जा रहा है अ स्केलर और वेक्टर फंक्शन ऑफ u इज़ कॉल्ड डिफरेंशिएबल ऑफ ऑर्डर n if its nth derivative exists. A function which is differentiable is necessarily continuous but the converse is not true. तो यहाँ पे पहले तो बताया जा रहा है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर या स्केलर फंक्शन हो और वो फंक्शन हो u का तो वो डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ ऑर्डर n कहलाएगा अगर उसका nth ऑर्डर nth ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। एक तो ये बात क्लियर होगी। उसके बाद दूसरी बात ये है कि हमारे पास अगर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन हो तो वो कॉन्टीन्यूस होता है, लेकिन अगर एक फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो तो ज़रूरी नहीं होता कि वो डिफरेंशिएबल भी होगा। तो इसका मतलब ये है कि कन्वर्स ट्रू नहीं है इन जनरल। इसके बाद नेक्स्ट कहा जा रहा है unless otherwise stated we assume that all functions considered are differentiable to any order needed in a particular discussion। कि यहाँ पे जहाँ पे भी हम कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे हमारी जो रिक्वायरमेंट होगी हम उसी हिसाब से डिफरेंशिएबल फंक्शंस कंसिडर कर रहे होंगे। अगर मुझे कहीं पे थर्ड डेरिवेटिव चाहिए तो मैंने अपने माइंड में ये सोचा हुआ है कि मेरा वो जो फंक्शन है, जो भी फंक्शन मैंने वहाँ पे कंसिडर किया वो थर्ड ऑर्डर तक डिफरेंशिएबल है। तो इसी तरह जो आपके पास डिफरेंट टॉपिक्स होंगे उसमें स्पेसिफिक ये नहीं बताया जाएगा कि यहाँ पे फंक्शन इस ऑर्डर तक डिफरेंशिएबल है, बल्कि हम बाय डिफ़ॉल्ट उसे डिफरेंशिएबल फंक्शन लेंगे। इसके बाद हमारे पास कुछ रूल्स हैं, डिफरेंशिएशन फार्मूलाज हैं जिसमें हम वेक्टर फंक्शंस की डिफरेंशिएशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे इन फार्मूलाज को आप देख लें। इफ़ कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C आर डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शंस ऑफ अ स्केलर u एंड phi इज़ अ डिफरेंशिएबल स्केलर फंक्शन ऑफ u, देन हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है d बाई डी यू ऑफ a प्लस b इज़ इक्वल टू डी ए बाई डी यू प्लस डी बी बाई डी यू। कि अगर हम दो वेक्टर्स को ऐड अप करें और उसके बाद उनका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू u तो आंसर सेम होगा कि हम अलग-अलग दोनों वेक्टर्स को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू u और फिर उनका सम अप करें। ये तो हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है। सेकंड फार्मूला है कि d बाई डी यू ऑफ a डॉट b इज़ इक्वल टू a डॉट डी बी बाई डी यू प्लस डी ए बाई डी यू डॉट b। तो यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड पे a और b इनका डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है और उसे डिफरेंशिएट किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू u, जबकि राइट हैंड साइड पे a के साथ b के डेरिवेटिव का डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है और फिर उसमें ऐड किया जा रहा है a का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, उसका डॉट प्रोडक्ट b के साथ। तो ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन का फार्मूला है। इसके बाद थर्ड फार्मूला है d बाई डी यू ऑफ a क्रॉस b, मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का हो तो उस पे जब हम डिफरेंशिएशन परफॉर्म करेंगे तो फार्मूला क्या होगा, a क्रॉस डी बी बाई डी यू प्लस डी ए बाई डी यू क्रॉस b। तो यहाँ पे माइंड में रखें कि हम यहाँ पे a और b का ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है a क्रॉस b इज़ नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। फोर्थ फार्मूला है d बाई डी यू ऑफ phi इंटू a इज़ इक्वल टू phi इंटू डी ए बाई डी यू प्लस डी phi बाई डी यू इंटू a। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि phi
एज अ स्केलर मल्टीपल वेक्टर ए से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फाई एक स्केलर फंक्शन है, कैपिटल ए एक वेक्टर फंक्शन है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा और वो अप्लाई कुछ इस तरह होगा कि फाई एज इट इज़ इन टू डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू यू प्लस डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू यू इन टू कैपिटल ए। इसके बाद हमारा थर्ड फार्मूला है डी बाई डी यू ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी इज़ इक्वल टू, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू यू, तो ये किसके इक्वल होगा, ए डॉट बी क्रॉस डी सी बाई डी यू प्लस ए डॉट डी बी बाई डी यू क्रॉस सी प्लस ए डी ए बाई डी यू डॉट बी क्रॉस सी। कि आप पहले सी का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू यू, बाकियों की पोजीशन एज इट इज़, फिर बी का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू यू, बाकी दो वेक्टर्स की पोजीशन एज इट इज़, और लास्टली ए का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू और बाकी दो वेक्टर्स की पोजीशन एज इट इज़। और फिर हम इन तीनों क्वांटिटीज़ को सम अप कर दें तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फार्मूला होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो फार्मूला है वो है डी बाई डी यू ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी मीन्स वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का डेरिवेटिव। तो इसमें भी आप माइंड में रखें कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू लेके ए और बी की पोजीशंस को हमने चेंज नहीं करना, सी का डेरिवेटिव भी सी की पोजीशन में होगा, फिर उसमें ऐड कर देंगे हम ए क्रॉस डी बी बाई डी यू क्रॉस सी प्लस फिर ऐड करेंगे डी ए बाई डी यू क्रॉस बी क्रॉस सी। तो इस तरह से हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ फार्मूलाज थे जिन्हें हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम इन फार्मूलाज को डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए वहाँ पे इनकी एप्लीकेशंस को भी देखेंगे। अब हम कुछ एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ आर ऑफ यू इक्वल टू एक्स ऑफ यू अलॉन्ग आई प्लस वाई ऑफ यू अलॉन्ग जे प्लस जी ऑफ यू अलॉन्ग के where x, y and z are differentiable functions of a scalar u, prove that dr by du equal to dx by du along I plus dy by du along j plus dz by du along k। तो जिस तरह हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन देखी थी, यहाँ पे dr by du किसकी इक्वल है, लिमिट डेल्टा u अप्रोचेस टू ज़ीरो r of u प्लस डेल्टा u माइनस r of u होल डिवाइडेड बाय डेल्टा u। तो अगर हम यहाँ पे आर ऑफ़ यू की वैल्यू यूज़ करें तो हमारे पास आर ऑफ़ यू प्लस डेल्टा यू है एक्स ऑफ़ यू प्लस डेल्टा यू अलॉन्ग आई प्लस वाई ऑफ़ यू प्लस डेल्टा यू अलॉन्ग जे प्लस जी ऑफ़ यू प्लस डेल्टा यू अलॉन्ग के माइनस आर ऑफ़ यू की वैल्यू है एक्स ऑफ़ यू अलॉन्ग आई प्लस वाई ऑफ़ यू अलॉन्ग जे प्लस जी ऑफ़ यू अलॉन्ग के होल डिवाइडेड बाय डेल्टा यू। अगर हम यहाँ पे क्वांटिटीज़ को सेपरेट करें ith, jth और kth कंपोनेंट को, तो ये लिमिट हर एक कंपोनेंट के साथ अप्लाई हो रही है। यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट है एक्स ऑफ़ यू प्लस डेल्टा यू माइनस एक्स ऑफ़ यू होल डिवाइडेड बाय डेल्टा यू, लिमिट डेल्टा यू अप्रोचेस टू ज़ीरो। इसी तरह हमारे पास सेकंड और थर्ड कंपोनेंट है। तो आप देख सकते हैं कि हर एक कंपोनेंट एक डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट कंपोनेंट में डेरिवेटिव है डी एक्स बाई डी यू अलॉन्ग आई, इसी तरह सेकंड कंपोनेंट में डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी यू और थर्ड कंपोनेंट में डेरिवेटिव है डी जी बाई डी यू। तो इसलिए हमारा फाइनल आंसर है डी एक्स बाई डी यू अलॉन्ग आई प्लस डी वाई बाई डी यू अलॉन्ग जे प्लस डी जी बाई डी यू अलॉन्ग के। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, गिवन कैपिटल आर इक्वल टू साइन टी अलॉन्ग आई प्लस कॉस टी अलॉन्ग जे प्लस टी अलॉन्ग के, फाइंड। फर्स्ट पार्ट है डी आर बाई डी टी, सेकेंड पार्ट में कैलकुलेट करना है डी टू आर बाई डी टी टू, थर्ड पार्ट में कैलकुलेट करना है डी आर बाई डी टी मैग्नीट्यूड और लास्ट पार्ट में कैलकुलेट करना है डी टू आर बाई डी टी टू मैग्नीट्यूड। यहाँ पे चूँकि कैपिटल आर एक वेक्टर फंक्शन है, इसलिए हम इसे विद रिस्पेक्ट टू टी जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसके हर कंपोनेंट को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर देंगे। साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी और टी का डेरिवेटिव 1 है, इसलिए हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है कॉस टी अलॉन्ग आई माइनस साइन टी अलॉन्ग जे प्लस के। अगर हम इसे दोबारा डिफरेंशिएट करें सेकंड पार्ट कैलकुलेट करने के लिए तो एक्सप्रेशन है डी बाई डी टी ऑफ डी आर बाई डी टी। तो यहाँ पे भी हम कंपोनेंट वाइज डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो कॉस टी का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन टी और साइन टी का डेरिवेटिव होगा कॉस टी
और 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, इसलिए हमारे पास एक्सप्रेशन बन रहा है माइनस साइन टी लॉन्ग आई माइनस कॉस टी लॉन्ग जे। अब हमारा जो थर्ड पार्ट है उसमें हमने कैलकुलेट करना है डी आर बाई डी टी मैग्नीट्यूड। स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है। अगर एक वेक्टर हो u इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, तो इस वेक्टर u का मैग्नीट्यूड होगा x पावर 2 प्लस वाई पावर 2 प्लस जी पावर 2 होल अंडर रूट। मीन्स हर एक कंपोनेंट का स्क्वायर लेना है, क्वांटिटीज़ को सम अप करके होल क्वांटिटी का अंडर रूट ले लेना है। तो यहाँ पे अगर हम डी आर बाई डी टी का मैग्नीट्यूड लें तो कॉस स्क्वायर टी प्लस माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 पावर 2 होल अंडर रूट है। कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी 1 के इक्वल होता है, तो इसलिए 1 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 2। सो द फाइनल आंसर इज़ अंडर रूट 2। इसी तरह डी पार्ट में डी टू आर बाई डी टी टू मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है। यहाँ पे अगेन माइनस साइन स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर ऑफ टी प्लस माइनस कॉस स्क्वायर टी, ये क्वांटिटीज़ जब हम सम अप करेंगे तो यहाँ पे ये 1 के इक्वल होगा, तो अंडर रूट लें तो आंसर फाइनल आंसर 1 ही आ रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व हुज पैरामीट्रिक इक्वेशंस आर x इक्वल टू ई पावर माइनस टी, y इक्वल टू 2 cos 3t and z इक्वल टू 2 sin 3t, where t is the time. Determine its velocity and acceleration at any time. ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट अगर आप देखें तो पोजीशन वेक्टर हमारे पास है r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ पुट कर दें, e पावर माइनस टी लॉन्ग आई प्लस 2 cos 3t लॉन्ग जे प्लस 2 sin 3t लॉन्ग के। ये हमारे पास r है, तो हमने जब वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी तो हम पोजीशन वेक्टर को विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसलिए यहाँ पे हमारे पास v की वैल्यू है डी आर बाई डी टी इक्वल टू माइनस ई पावर माइनस टी लॉन्ग आई माइनस 6 sin 3t लॉन्ग जे प्लस 6 cos 3t लॉन्ग के। कंपोनेंट वाइज हमने हर एक कंपोनेंट को विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट किया है। इसके बाद जब हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम वेलोसिटी को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो हमारे पास हर कंपोनेंट का डेरिवेटिव लेने से फर्स्ट कंपोनेंट होगा e पावर माइनस टी लॉन्ग आई, नेक्स्ट माइनस 18 cos 3t लॉन्ग जे माइनस 18 sin 3t लॉन्ग के। तो ये हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के रिक्वायर्ड एक्सप्रेशंस हैं। अब बी पार्ट में हमसे पूछा गया है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 0। तो हम पहले देखते हैं कि वेलोसिटी क्या है t इक्वल टू 0 पे और एक्सेलरेशन क्या है। तो जब हम वेलोसिटी में t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो फर्स्ट कंपोनेंट से -1 आएगा तो माइनस आए, उसके बाद साइन 0 क्या होगा वो 0 हो जाएगा, तो जेथ कंपोनेंट 0 हो जाएगा। जबकि केथ कंपोनेंट में जब हम t 0 पुट करेंगे तो cos 0 इज़ 1, सो 6 इंटू 1 इज़ 6 टाइम्स के। तो हमारे पास वेलोसिटी होगी माइनस आई प्लस 6 के। सिमिलरली जब एक्सेलरेशन में हम t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास i माइनस 18 जे एक्सप्रेशन बनेगा। अगर हम इनका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो फर्स्ट जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड आ रहा है -1 पावर 2 प्लस 6 पावर 2 होल अंडर रूट विच इज़ अंडर रूट 37। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास आ रहा है 1 पावर 2 प्लस माइनस 18 होल पावर 2 होल अंडर रूट विच इज़ इक्वल टू 3 इंटू 325 होल अंडर रूट। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम कुछ डिफरेंट फॉर्म का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू एनी पॉइंट ऑन द कर्व x इक्वल टू t पावर 2 प्लस 1, y इक्वल टू 4t माइनस 3 एंड z इक्वल टू 2t पावर 2 माइनस 6t। और बी पार्ट में कहा जा रहा है डिटर्मिन द यूनिट टेंजेंट एट द पॉइंट वेयर t इक्वल टू 2। यहाँ पे यूनिट टेंजेंट वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए पहले तो आप देखें कि हमारे पास अ टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व एट अ पॉइंट is dr by dt which is equal to d by dt of t power 2 plus 1 along I plus 4t minus 3 along j plus 2t power 2 minus 6t along k। तो यहाँ से हम टेंजेंट वेक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं जिस तरह हमने अपने टॉपिक में पढ़ा था कि जब हम किसी भी स्पेस कर्व का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल t और u
तो वो जो क्वांटिटी आती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसकी डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होती है। तो यहाँ पे हमारे पास dr/dt वो टेंजेंट वेक्टर है। जब हम इससे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा 2t along I + 4j + 4t - 6 along k। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास है dr/dt मैग्नीट्यूड इक्वल टू 2t होल पावर 2 + 4 पावर 2 + 4t - 6 होल पावर 2 होल अंडर रूट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें पता है कि जब हमने एक वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करते हैं, हम उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दें तो जो रिजल्टेंट वेक्टर बनता है वो एक यूनिट वेक्टर होता है। तो यहाँ पे हमने चूँकि यूनिट टेंजेंट वेक्टर कैलकुलेट करना था, इसलिए हमने उस यूनिट टेंजेंट वेक्टर को कैपिटल T का नाम दिया है। और हमने वो किस तरह कैलकुलेट किया, हमने टेंजेंट वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया है। तो न्यूमिरेटर में टेंजेंट वेक्टर है और डिन्यूमिरेटर में उस टेंजेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो ये जो रिजल्टेंट कैपिटल T वेक्टर बना है ये हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है, नोट दैट सिंस dr/dt मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ds/dt, t इज इक्वल टू dr/dt होल डिवाइड बाई ds/dt विच इज़ इक्वल टू dr/ds। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल ज्योमेट्री में एक यूनिट टेंजेंट वेक्टर के लिए एक रिलेशन है कि जब हम आर्क लेंथ एज अ पैरामीटर यूज़ करते हैं तो dr/dt मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, ds/dt के। ये नेचुरल रिप्रेजेंटेशन की कंडीशन है। तो यहाँ से भी हमारे पास t का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह बनता है dr/dt होल डिवाइड बाई ds/dt। तो इसका मतलब ये है, ये मैं आपको यहाँ भी बताता चलूँ कि अगर हमारे पास जो गिवन कर्व मींस जिसे हम पोजीशन वेक्टर यहाँ पे कह रहे हैं, वो अगर पैरामीटर s आर्क लेंथ की फॉर्म में गिवन ना हो तो फिर हम चेन रूल अप्लाई करते हुए ये अबव मेथड के थ्रू यूनिट टेंजेंट वेक्टर कैलकुलेट करते हैं। अगर नेचुरल रिप्रेजेंटेशन में कर्व लिखी गई हो, मींस आपका पैरामीटर s हो, s मींस आर्क लेंथ, तो फिर हमें अगर यूनिट टेंजेंट वेक्टर कैलकुलेट करना हो तो हम जस्ट r को विद रिस्पेक्ट टू s डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, आई होप आप इस फ़र्क को यहाँ पे समझ गए होंगे क्योंकि ये चीज़ डिफरेंशियल ज्योमेट्री से रिलेट करती हैं। अब हम पार्ट बी देखते हैं जिसमें हमने क्या कैलकुलेट करना है। पार्ट बी को आप दोबारा देख लें। डिटरमिन द यूनिट टेंजेंट एट द पॉइंट वेयर t इक्वल टू 2। तो हमने अभी यूनिट वेक्टर तो कैलकुलेट कर लिया था, नेक्स्ट हमने इसमें t इक्वल टू 2 के अगेंस्ट देखते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या बनता है। तो हम इसी t में t इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा t इक्वल टू 4i + 4j + 2k होल डिवाइड बाई 4 पावर 2 + 4 पावर 2 + 2 पावर 2 होल अंडर रूट विच इज़ इक्वल टू 2/3i + 2/3j + 1/3 लॉन्ग k। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड यूनिट टेंजेंट वेक्टर है अलोंग एट t इक्वल टू 2। तो आप चेक कर सकते हैं, आप अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो वो 1 के इक्वल होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा गया है इफ़ कैपिटल A एंड कैपिटल B आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ अ स्केलर u, प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट है d/du ऑफ a डॉट b इज़ इक्वल टू a डॉट db/du प्लस da/du डॉट b। और सिमिलरली सेकंड पार्ट है d/du ऑफ a क्रॉस b इज़ इक्वल टू a क्रॉस db/du प्लस da/du क्रॉस b। तो यहाँ पे हम इन रिज़ल्ट्स को देखते हैं ये किस तरह से प्रूव होंगे। पहले फर्स्ट वन डॉट प्रोडक्ट वाला जो एक्सप्रेशन है उसे देखें। d/du ऑफ a डॉट b इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा u अप्रोचेस टू 0, ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। तो हमारे पास चूँकि फंक्शन है a डॉट b और a और b दोनों फंक्शन ऑफ u हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव a प्लस डेल्टा a डॉट b प्लस डेल्टा b माइनस a डॉट b। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने स्टार्ट में वेक्टर डिफरेंशिएशन को डिफ़ाइन किया था कि यहाँ पे जो फंक्शन है वो फंक्शन यहाँ पे उसमें इंक्रीमेंट है क्या, डेल्टा a और डेल्टा b, और यहाँ पे होल डिवाइडेड बाय डेल्टा u है क्योंकि दोनों a और b फंक्शन ऑफ u हैं। तो हमने इसे डिवाइड कर दिया डेल्टा u से। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट स्टेप में देखें तो जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास
ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी होगा, और माइनस ए डॉट बी ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास ए डॉट डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए डॉट बी प्लस डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी होगा। ये डेल्टा ए और डेल्टा बी, इन पे ज़रा गौर करें तो ये ए की वो वैल्यूज़ हैं जो हमें डेल्टा यू पे मिल रही हैं, जो हमें डेल्टा यू के अगेंस्ट मिल रही हैं। अगर आप देखें तो हम इन्हें हर एक क्वांटिटी को डेल्टा यू से डिवाइड कर दें तो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह बन जाएगा, लिमिट डेल्टा यू अप्रोचेस टू ज़ीरो, ए डॉट डेल्टा बी बाई डेल्टा यू प्लस डेल्टा ए बाई डेल्टा यू डॉट बी प्लस डेल्टा ए बाई डेल्टा यू डॉट डेल्टा बी। अगर हम देखें तो ये लिमिट हर एक टर्म पे अप्लाई हो रही है। अगर हम इस लिमिट को अप्लाई करें फर्स्ट टर्म पे तो यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है डेल्टा बी बाई डेल्टा यू, ये हमारे पास डी बी बाई डी यू बन जाएगी। इसी तरह सेकंड टर्म जो है इस पे जब हम डेल्टा यू अप्रोचेस टू ज़ीरो अप्लाई करेंगे तो डी डेल्टा ए बाई डेल्टा यू क्या बनेगा, डी ए बाई डी यू, ये भी डेरिवेटिव बन जाएगा। जब हम थर्ड क्वांटिटी पे लिमिट डेल्टा यू अप्रोचेस टू ज़ीरो अप्लाई करेंगे तो इस पॉइंट पे गौर करना है, डेल्टा ए बाई डेल्टा यू तो इक्वल होगा डी ए बाई डी यू, लेकिन साथ जो डेल्टा बी है ये तो डेल्टा यू इक्वल टू ज़ीरो पे बी में चेंज भी ज़ीरो हो जाएगी, तो ये क्वांटिटी ज़ीरो हो जाएगी, डेल्टा बी विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो जब वो डी ए बाई डी यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये थर्ड टर्म वैनिश हो जाएगी। तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा ए डॉट डी बी बाई डी यू प्लस डी ए बाई डी यू डॉट बी। आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। आप इसी क्वेश्चन को ये दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं जिसमें हम ए और बी को कंपोनेंट्स की फॉर्म में डिफ़ाइन करें, फिर डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करें और फिर प्रोडक्ट टूल स्केलर फंक्शंस का प्रोडक्ट टूल अप्लाई करते हुए देखें तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ से भी प्रूव हो सकता है। अब हम बी पार्ट को देखते हैं। डी बाई डी यू ऑफ ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू डेल्टा यू अप्रोचेस टू लिमिट डेल्टा यू अप्रोचेस टू ज़ीरो ए प्लस डेल्टा ए क्रॉस बी प्लस डेल्टा बी माइनस ए क्रॉस बी होल डिवाइड बाई डेल्टा यू। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यूज़ करें तो यहाँ से ए क्रॉस ए तो माइनस ए क्रॉस बी तो माइनस ए क्रॉस बी से कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचेगा, ए क्रॉस डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए क्रॉस बी प्लस डेल्टा ए क्रॉस डेल्टा बी होल डिवाइड बाई डेल्टा यू। आई होप आप इस चीज़ को समझ चुके हैं। यहाँ पे क्वांटिटीज़ की जो पोजीशन है उसे आपने इंटरचेंज नहीं करना, क्योंकि ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इसके बाद अगर हम इन्हें टर्म बाय टर्म डिवाइड करके देखें तो हमारे पास क्वांटिटी बनती है लिमिट डेल्टा यू अप्रोचेस टू ज़ीरो ए क्रॉस डेल्टा बी बाई डेल्टा यू प्लस डेल्टा ए क्रॉस बी डिवाइड बाई डेल्टा यू प्लस डेल्टा ए बाई डेल्टा यू क्रॉस बी डेल्टा बी। अगर आप फर्स्ट वन पे इस लिमिट को अप्लाई करें, क्योंकि ये लिमिट तो हर एक कंपोनेंट के हर एक टर्म के साथ है, तो फर्स्ट वन पे जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ए क्रॉस और ये क्वांटिटी होगी डी बी बाई डी यू प्लस नेक्स्ट अगर आप डेल्टा ए बाई डेल्टा यू क्रॉस बी को देखें तो यहाँ पे भी ये डी ए बाई डी यू होगा क्रॉस बी। और थर्ड वन में यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे होगा डी ए बाई डी यू, जबकि राइट साइड पे डेल्टा बी है। और ये जो लिमिट हमने अप्लाई की डेल्टा बी, जब डेल्टा यू इक्वल टू ज़ीरो होगा तो डेल्टा बी भी ज़ीरो हो जाएगा, तो इससे ये थर्ड टर्म वैनिश हो जाएगी और हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा ए क्रॉस डी बी बाई डी यू प्लस डी ए बाई डी यू क्रॉस बी। तो यहाँ से हमारा रिज़ल्ट प्रूव हो जाता है। इसका अल्टरनेटिव मेथड भी है जो कि क्रॉस प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है थ्रू मैट्रिसेस, उसके थ्रू हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस मेथड को भी यहाँ पे देख सकते हैं, आपको जो कन्वीनियंट लगे आप उसके थ्रू इसे सॉल्व कर लें। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ a इक्वल टू 5 t पावर 2 along i प्लस टी जे माइनस टी क्यूब along k एंड b इक्वल टू साइन टी आई माइनस कॉस टी जे, फाइंड। फर्स्ट पार्ट है d बाई डी टी ऑफ a डॉट b, सेकेंड पार्ट है d बाई डी टी ऑफ a क्रॉस b और थर्ड पार्ट है d बाई डी टी ऑफ a डॉट a। यहाँ पे हम इस तरह करते हैं कि इसमें से पहले इसका
फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करते हैं। डी बाई डी टी ऑफ ए डॉट बी हमें पता है कि ये किसके इक्वल है, ए डॉट डी बी बाई डी टी प्लस डी ए बाई डी टी डॉट बी। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पहले हमारे पास ए की वैल्यू है 5t पावर 2 along i प्लस टी जे माइनस टी क्यूब along के डॉट ये है डी बी बाई डी टी। तो जब हम b का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो ये cos t प्लस साइन टी हो जाएगा, cos t i प्लस साइन टी जे। तो यहाँ पे उसे पुट कर दिया प्लस। नेक्स्ट है डी ए बाई डी टी, तो ये होगा 10t along i प्लस जे माइनस 3t पावर 2 along के डॉट। और नेक्स्ट हमारे पास b वेक्टर है sin t along i माइनस cos t along j। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है 5t पावर 2 cos t प्लस t sin t प्लस 10t इंटू साइन टी माइनस cos t, जो कि किसकी इक्वल है 5t पावर 2 माइनस 1 इंटू cos t प्लस 11t इंटू साइन टी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आप इसे अल्टरनेटिव मेथड के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह हमारा जो बी पार्ट है उसमें आप चाहें तो ए क्रॉस बी को पहले कंप्यूट करके फिर उसे डिफ्रेंशिएट कर दें, और चाहें तो राइट हैंड साइड के थ्रू मींस ए क्रॉस डी बी बाई डी टी प्लस डी ए बाई डी टी क्रॉस बी कैलकुलेट करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आप वो मेथड फॉलो करें जो कि ईजी हो, लेस टाइम कंज्यूमिंग हो। तो मैं यहाँ पे इस तरह करता हूँ कि इसका जो सेकंड अल्टरनेटिव मेथड है उसके थ्रू सॉल्व करता हूँ, क्योंकि ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है। ए क्रॉस बी हम अगर कैलकुलेट करें तो आई जे के फर्स्ट रो, सेकंड रो में हमारे पास ए वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं 5t पावर 2 t और माइनस टी क्यूब, और थर्ड रो में बी वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं sin t माइनस cos t और 0। अगर हम इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करें तो ये है माइनस टी क्यूब cos t लॉन्ग i माइनस टी क्यूब sin t लॉन्ग j प्लस माइनस 5t पावर 2 cos t माइनस t sin t लॉन्ग k। अगर हम इस फंक्शन का, इस वेक्टर फंक्शन का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू t तो वो किसके इक्वल होगा, वो होगा टी क्यूब इंटू साइन टी माइनस 3t पावर 2 cos t लॉन्ग i माइनस इंटू टी क्यूब cos t प्लस 3t पावर 2 sin t लॉन्ग j प्लस 5t पावर 2 sin t माइनस 11t cos t माइनस sin t लॉन्ग k। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आप इसी तरह इसका सी पार्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे कोई और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है प्रूव डी बाई डी यू ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस डी सी बाई डी यू प्लस ए डॉट डी बी बाई डी यू क्रॉस सी प्लस डी ए बाई डी यू डॉट बी क्रॉस सी वेयर ए बी सी आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ अ स्केलर यू। तो ये आपने देखा था कि ये हमारे पास जो डिफरेंशिएशन के फार्मूलाज थे उसमें से लास्ट फार्मूला था जो कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन से रिलेटेड था। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि बाय प्रॉब्लम 7a एंड 7b डी बाई डी यू ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए डॉट डी बाई डी यू ऑफ बी क्रॉस सी प्लस डी ए बाई डी यू डॉट बी क्रॉस सी। ये हमने अभी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो उसकी डिफरेंशिएशन थी उसका फार्मूला पढ़ा था। तो आप इसे यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हैं कि अगर ए एक वेक्टर है और बी क्रॉस सी दूसरा वेक्टर रिज्यूम कर लें तो डॉट प्रोडक्ट पे डिफरेंशिएशन किस तरह अप्लाई होगी, फर्स्ट वेक्टर डॉट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वेक्टर प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वेक्टर डॉट द सेकंड वेक्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप अगर क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन को अप्लाई करें तो ये बन रहा है ए डॉट बी क्रॉस डी सी बाई डी यू प्लस डी बी बाई डी यू क्रॉस सी। ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट का की डिफरेंशिएशन का फार्मूला अप्लाई किया है और लास्ट में हमारे पास है प्लस डी ए बाई डी यू डॉट बी क्रॉस सी। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन बन रहा है ए डॉट बी क्रॉस डी सी बाई डी यू प्लस ए डॉट डी बी बाई डी यू क्रॉस सी प्लस डी ए बाई डी यू डॉट बी क्रॉस सी। तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो यही हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है। तो ये हमारे पास एक्चुअली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन का फार्मूला है जो कि हमारा सेकंड लास्ट फार्मूला था जो हमने टॉपिक में फार्मूलाज पढ़े थे। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी।
इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। इसे ज़रा गौर से देखें। अ पार्टिकल मूव्स सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर इज़ गिवन बाय r इक्वल टू cos ओमेगा टी आई प्लस साइन ओमेगा टी जे वेयर ओमेगा इज़ अ कांस्टेंट। शो दैट, फर्स्ट पार्ट है, द वेलोसिटी v ऑफ द पार्टिकल इज़ परपेंडिकुलर टू r। बी पार्ट है, द एक्सेलरेशन a इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द ओरिजिन एंड हैज़ मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। और सी पार्ट है, r क्रॉस v इज़ इक्वल टू अ कांस्टेंट वेक्टर। तो यहाँ पे आप देख लें कि फर्स्ट पार्ट में हमने शो करना है द वेलोसिटी v ऑफ द पार्टिकल इज़ परपेंडिकुलर टू r। तो यहाँ पे आप फर्स्ट पार्ट में देखें v हमारे पास है dr/dt, और इसे अगर हम कैलकुलेट करें ये है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आई प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी लॉन्ग जे। अगर हम v का डॉट प्रोडक्ट r के साथ ले लें तो ये हमारे पास आ रहा है cos ओमेगा टी आई प्लस साइन ओमेगा टी जे डॉट माइनस ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी आई प्लस प्लस ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी लॉन्ग जे। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट लेके मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 0। तो हमें पता है कि जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो तो वो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसलिए r और v एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। अब हम पार्ट बी के लिए सिंप्लीफाई करते हैं। उसमें एक्सेलरेशन के बारे में पूछा गया है, तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम वेलोसिटी को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम ये डिफरेंशिएशन का प्रोसेस करें तो हमारे पास माइनस ओमेगा पावर 2 कॉमन आ रहा है और बाकी है cos ओमेगा टी आई प्लस साइन ओमेगा टी जे विच इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन की जो क्वांटिटी है उसके साथ नेगेटिव साइन है, और यहाँ पे वेक्टर है r, क्योंकि ओमेगा तो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट टू द वेक्टर r है। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं देन द एक्सेलरेशन इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ r, दैट इज़ इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द ओरिजिन। क्योंकि r की डायरेक्शन तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट टू द ओरिजिन है। और इसके साथ आप देख सकते हैं कि अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लें तो वो क्या किसके इक्वल होगा, वो ओमेगा पावर 2 इंटू आर मैग्नीट्यूड होगा। तो हम कह सकते हैं इट्स मैग्नीट्यूड इज़ प्रोपोर्शनल टू आर मैग्नीट्यूड विच इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये हमारा बी पार्ट का आंसर है। इसके बाद हमारा सी पार्ट है, आर क्रॉस वी जो है वो हमने एक कांस्टेंट वेक्टर की इक्वल शो करना है। तो आर क्रॉस वी किसकी इक्वल होगा, आर की वैल्यू भी लिख लें और वी की वैल्यू भी। तो यहाँ पे जब हम क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट रो में होगा आई जे और के, सेकंड रो में आर के कंपोनेंट्स cos ओमेगा टी फर्स्ट कंपोनेंट है, साइन ओमेगा टी सेकंड, और थर्ड कंपोनेंट 0 है। इसी तरह v के कंपोनेंट्स में माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी फर्स्ट कंपोनेंट, ओमेगा cos ओमेगा टी सेकंड कंपोनेंट और थर्ड कंपोनेंट 0। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन रहा है ओमेगा इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू द वेक्टर के विच इज़ इक्वल टू ओमेगा टाइम्स के विच इज़ अ कांस्टेंट वेक्टर। तो यहाँ से हमने सी पार्ट को भी प्रूव कर दिया। आई होप आपको आज की इस डिस्कशन में काफ़ी हद तक वेक्टर डिफरेंशिएशन का आइडिया क्लियर हुआ होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के आइडिया को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो आपको आज के टॉपिक्स में अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।